वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? आज हम आपके कुछ सवाल करेंगे एसी फंडामेंटल के, जो आपके आरआरबी, जेईई, यूपी, पीसीएल, जेईई, एसएससी, जेईई, जितने भी जेईई के एग्जाम हैं उनमें काम करेगा। ये टॉपिक है एसी फंडामेंटल का। कुछ क्वेश्चन आज हम करेंगे, ठीक है, जो आपके जेईई के एग्जाम के लिए यूजफुल होगा, अलग अलग जेईई या एक एग्जाम के लिए। आपके पास पहला सवाल ये है, इसका आंसर आपको बताना है कि ये वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड टू ए लोड हैज एन ईएमएफ ऑफ 10 वोल्ट एंड एन इंपेडेंस ऑफ 500 प्लस J100 ओम। द मैक्सिमम पावर दैट कैन बी ट्रांसफर टू लोड इज। ये सवाल आपके पास है, इसका आंसर आपको बताना है, तो बताइए। बताइए इसका आंसर। बताइए। एक वोल्टेज सोर्स है, बनाइए पहले डायग्राम को बनाइए। एक वोल्टेज सोर्स है, ये कनेक्टेड टू ए लोड हैज एन ईएमएफ ऑफ 10 वोल्ट एंड एन इंपेडेंस ऑफ, यानी वोल्टेज सोर्स जो वैल्यू है 10 वोल्ट है, वोल्टेज सोर्स वैल्यू 10 वोल्ट है, और जो इंपेडेंस है वो है 500 प्लस J100। ये जो इंपेडेंस है आपका, इस इंपेडेंस की वैल्यू क्या है? 500 प्लस J100 ओम। J100 है ना, J100, 500 प्लस J100 ओम, ये इंपेडेंस है आपका। A voltage source connected to a load has an EMF of 10 volt and an impedance of this. The maximum power that can be transferred to load is, यानी कोई लोड भी कनेक्टेड होगा, यहां पे कोई लोड भी कनेक्टेड होगा, ये लोड है, ये क्या है? लोड। ये एसी वोल्टेज सोर्स है, ये सोर्स इंपेडेंस है, ये लोड है, लोड इंपेडेंस है, ठीक है। यही तो सवाल है। एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड टू एन ईएमएफ ऑफ 10 वोल्ट एंड इंपेडेंस ऑफ दिस, द मैक्सिमम पावर दैट कैन बी ट्रांसफर टू लोड। ये लोड है आपका, ये लोड है। इस लोड इंपेडेंस को मैं ZL नाम दे देता हूं, ZL। ये जो इंपेडेंस है ये इसके साथ सीरीज में है। आप चाहो तो कह दो ये इंपेडेंस इस वोल्टेज सोर्स का इंटरनल इंपेडेंस है। आप चाहो तो इसको ZS नाम दे दो, चाहे Z नाम दे दो, कुछ भी कह दो। ये इंपेडेंस इस वोल्टेज सोर्स का इंटरनल इंपेडेंस आप कह सकते हो। ऐसी कहानी है। आपसे सवाल है द मैक्सिमम पावर दैट कैन बी ट्रांसफर टू लोड, और ऑप्शन वाट में दे रखा है। ऑप्शन किस में दे रखा है? वाट में। यानी लोड में जो पावर ट्रांसफर होगी, एक्टिव पावर जो ट्रांसफर होगी, उसकी वैल्यू पता करनी, वाट में पता करनी है पावर। वाट किसकी यूनिट होती है? एक्टिव पावर की। एक्टिव पावर पता करना है तो आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में एसी नेटवर्क के लिए, एसी नेटवर्क है ना, कि लोड इंपेडेंस की वैल्यू जो इस इंपेडेंस की वैल्यू है उसका कॉन्जुगेट होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। दिस लोड इंपेडेंस शुड बी इक्वल टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ दिस सोर्स इंपेडेंस। ये जो लोड इंपेडेंस होना चाहिए, सोर्स इंपेडेंस का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होना चाहिए। लोड इंपेडेंस सोर्स इंपेडेंस का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होना चाहिए। तो जो ZL होगा ये होना चाहिए ZS या Z का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट मतलब जो J है उसकी जगह पे माइनस J लिख दो, जो J है उसकी जगह पे माइनस J लिख दो, तो 500 माइनस J100, 500 माइनस J100, ये तो होगा J की जगह पे माइनस, ये ZL हो गया लोड इंपेडेंस, ठीक। अब लोड इंपेडेंस की वैल्यू लिख दो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए। कितना हो गया ये? 500 माइनस J100, यही होगा ओम में, ओम में। ये सोर्स इंपेडेंस, ये लोड इंपेडेंस। अब आप ये बताइए, आपसे पूछा है कि द मैक्सिमम पावर दैट कैन बी ट्रांसफर टू लोड, वाट है पावर पता करनी। मैक्सिमम पावर की ही शर्त थी कि लोड की वैल्यू
इस इंपेडेंस के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के बराबर होनी चाहिए, इसलिए इसका इंपेडेंस लिख दिया। अब इसमें जो एक्टिव पावर जा रही होगी उसकी वैल्यू आपको निकालनी है। एक्टिव पावर मतलब इसका रेजिस्टेंस 500 ओम का है और इसका जो रिएक्टेंस है वो 100 ओम है। माइनस ये बता रहा है कि कैपेसिटर है, माइनस ये क्या बता रहा है यहाँ पे कि कैपेसिटिव लोड। अगर ये लोड इंडक्टिव है तो ये लोड कैसा है, कैपेसिटिव। अगर ये लोड इंडक्टिव है ये लोड कैसा है, कैपेसिटिव लोड है। कैपेसिटिव लोड के लिए माइनस, यानी इसका रेजिस्टेंस 500 ओम है और इसका रिएक्टेंस 100 ओम है। रेजिस्टेंस में जो पावर जाएगी वही पावर आपको निकाल देनी एक तरीके से, क्योंकि वाट में पावर निकालनी है। ठीक, अगर इसमें जाने वाले करंट को मैं आई नाम दे दूं, आई, तो मैक्सिमम पावर कंज्यूम्ड या ट्रांसफर्ड इन लोड, ये क्या होगी, इसमें जाने वाली करंट ले लो आई स्क्वायर और इसका रेजिस्टेंस कितना है 500, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जाने वाली करंट निकाल दो आई स्क्वायर इंटू इसका रेजिस्टेंस 500, क्योंकि रेजिस्टेंस वाली पावर ही तो वाट में होती है। ठीक, अब आई की वैल्यू कैसे निकालोगे, आई की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसमें आई हो जाएगा, आई हो जाएगा सप्लाई वोल्टेज V अपान दिस इंपेडेंस प्लस दिस इंपेडेंस, Z प्लस ZL दोनों को जोड़ देंगे। इसमें आने वाली करंट आई क्या होगी, सप्लाई वोल्टेज V अपान दिस प्लस दिस, दोनों सीरीज में है, दिस प्लस दिस जुड़ जाएगा। तो V कितना है 10, और अब इसको जोड़ोगे क्या होगा 500 प्लस 500 तो 1000 हो जाएगा, होगा कि नहीं, 500 प्लस 500, ये प्लस J100 और माइनस J100 जोड़ने पर कैंसिल हो जाएगा, प्लस J100 माइनस J100 जोड़ने पर कैंसिल हो जाएगा, 500 प्लस 500 1000 हो जाएगा। तो 10/1000 1/100 1/100, ये हो गया करंट। करंट 1/100 आ गई, इसको रखो यहाँ पे 1/100 1/100 स्क्वायर इंटू 500, ये हो जाएगा 1/100 100 इंटू 500, 0 0 कट गया, 5/100, पी मैक्स हो गया आपका 5/100 को 0.05 वाट, 0.05 वाट। कोई दिक्कत, इस सवाल में कोई तकलीफ है किसी को? इस लोड में जो मैक्सिमम पावर कंज्यूम होगी वो हो जाएगी 0.05 वाट। देखिए, और कोई डाउट है तो बताइए। कोई तकलीफ है तो बताइए, कोई तकलीफ नहीं है तो कोई बात नहीं। ये सवाल था आपका और ये उसके ऑप्शंस, इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट, for a series RL circuit, IT is √2 sin omega t minus 45 if omega L is equal to 1 ohm, the value of R is। एक सीरीज RL सर्किट है, क्या है, सीरीज RL, R है और L है, ये ऐसा सर्किट है। जो इसमें फ्लो होने वाली करंट IT है वह है √2 sin omega t minus 45, ओमेगा L 1 ohm है, द वैल्यू ऑफ R। ठीक है, यहां कुछ सप्लाई AC वोल्टेज होगा, सप्लाई AC वोल्टेज कुछ होगा। अब बताना इसका आंसर आपको। एक चीज आपसे पूछी गई है, आर की वैल्यू क्या होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, बताइए। ओमेगा एल दे रखा है आपको, रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछा है। देखो, ये वोल्टेज मान लीजिए V है, करंट IT RL है,
ये जो आरएल सर्किट है, ये तो देख के पता चला अगर आरएल सर्किट है तो इसमें जो जाने वाली करंट होगी वो वोल्टेज से लैग करेगी, ये तो पता होगा। अगर आरएल सर्किट है तो उसमें जाने वाली जो करंट होगी वोल्टेज से लैग करेगी। इंडक्टिव सर्किट है, इंडक्टिव सर्किट में करंट लैग करती है वोल्टेज से, तो इसमें जाने वाली जो करंट होगी वोल्टेज से लैग करेगी। और करंट की इक्वेशन दे भी रखी है, √2 sin ओमेगा टी माइनस 45, यानी वोल्टेज से जो आपकी करंट है कितना लैग कर रही है, 45 डिग्री। दिख रहा है कि नहीं? आई टी क्या है, √2 sin ओमेगा टी माइनस 45, यानी अगर वोल्टेज की इक्वेशन कुछ ऐसे मान लिया जाए कि v की इक्वेशन ऐसे है, v इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी, कुछ इस टाइप से है अगर v, तो करंट कैसे है, करंट दे रखी है √2 साइन ओमेगा टी माइनस 45 डिग्री कुछ ऐसा ही तो है। वोल्टेज हमने मान लिया वी मैक्स साइन ओमेगा टी, तो करंट क्या, √2 साइन ओमेगा टी माइनस 45। तो अब देखो साइन ओमेगा टी यहाँ है, साइन ओमेगा टी माइनस 45 यहाँ, यानी करंट वोल्टेज से लैग कर रही है 45 डिग्री। और तो पता ही है इंडक्टिव सर्किट में आपकी जो करंट है लैग करती ही है, यानी जो आई है वो लैग कर रही है वोल्टेज से कितने डिग्री, 45 डिग्री। इसका मतलब यही जो 45 डिग्री है क्या है, वी और आई के बीच का एंगल, पावर फैक्टर एंगल है ये 45 डिग्री क्या है, पावर फैक्टर एंगल थीटा है। और अगर आपको सीरीज आरएल सर्किट में याद हो तो हमने एक डायग्राम बनाया था, ये आर था, ये एक्सएल था, और ये आपका जेड था। ये आर था, एक्सएल, जेड, और ये क्या एंगल था, थीटा। थीटा क्या था, पावर फैक्टर एंगल। ये रेजिस्टेंस था, ये एक्सएल इंडक्टिव रेजिस्टेंस था, ये इंपेडेंस था, थीटा क्या था, पावर फैक्टर एंगल। यहां से अगर हम टेन थीटा निकालें तो टेन थीटा क्या होगा, टेन लंब बटे आधार, दिस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एक्स एल अपॉन आर होगा कि नहीं होगा, टेन थीटा एक्स एल अपॉन आर। अब यहां से आर की वैल्यू निकालनी है तो आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा एक्स एल अपॉन टेन थीटा। हमें आर ही तो निकालना है, आर निकालना है, द वैल्यू ऑफ आर। एक्सएल क्या होता है, एक्सएल होता है ओमेगा इंटू एल, एक्सएल क्या होता है, ओमेगा इंटू एल अपॉन टेन थीटा। और ओमेगा इंटू एल की वैल्यू दे रखी है, ओमेगा एल दे रखा है 1 ओम, एक्सएल 1 ओम है, यानी जो एक्सएल ओमेगा एल इसकी वैल्यू 1 ओम है। और टेन थीटा में थीटा क्या है, थीटा है पावर फैक्टर एंगल या करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल, जो एंगल 45 डिग्री दिख रहा है हमको, क्या क्या रख दो, टेन 45। और टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है, एक, तो 1/1, तो 1 आ गया। तो जो आपको जो रेजिस्टेंस आ गया उसकी वैल्यू आ गई 1 ओम। बोलिए कोई दिक्कत? दैट विल बी लाइव नीलम। बोलिए इसमें कोई डाउट है? वो भी लाइव होगा नीलम। इस सवाल में कोई डाउट है? चलिए, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1 ओम। 1 ओम हमारा आंसर है कि आपने देख लिया कैसे सॉल्व किया हमने। अब इसके लिए ट्रायंगल वगैरह कैसे बनता है, इंपेडेंस ट्रायंगल आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो बेसिक फंडामेंटल की थ्योरी पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट ये है, एक करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लोज इन ए सर्किट विद 30 डिग्री एंगल ऑफ लैग व्हेन द अप्लाइड वोल्टेज इज 100 वोल्ट, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस इन द सर्किट रिस्पेक्टिवली। क्या सवाल है कि एक सर्किट है जिसमें आर है और एल है,
और सप्लाई वोल्टेज आपने कुछ दिया है। करंट इसमें 10 एम्पियर की फ्लो हो रही है। कितनी करंट फ्लो हो रही है? 10 एम्पियर विद एंगल ऑफ 30 डिग्री लैग। व्हेन द अप्लाइड वोल्टेज 100 वोल्ट, जो अप्लाइड वोल्टेज है उसकी आरएमएस वैल्यू 100 वोल्ट होगी। अप्लाइड वोल्टेज 100 वोल्ट मतलब उसकी आरएमएस वैल्यू 100 वोल्ट है। सो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस इन द सर्किट? यानी जो रेजिस्टेंस है ये, इसकी वैल्यू मान लीजिए आर है, जो रिएक्टेंस है ये है एक्सएल, ये एक्स है, इसकी वैल्यूज क्या होगी? जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या है? आर, और जो रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू क्या है? एक्सएल। जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू आर, जो रिएक्टेंस उसकी वैल्यू क्या है? एक्सएल। आपको इन्हीं दोनों की वैल्यू बतानी है। करंट जो फ्लो हो रही है 10 एम्पियर है और सप्लाई वोल्टेज 100 है, और जो करंट है वो लैग कर रही है वोल्टेज से। उसे पता ही है जब आरएल सर्किट है मतलब इंडक्टिव सर्किट, तो करंट लैग ही करती है वोल्टेज से। अगर आरएल सर्किट है जाने वाली करंट वोल्टेज से क्या करेगी? लैग करेगी। वो तो पता ही है कितना लैग करे, 30 डिग्री। ये लिखा हुआ है जो करंट है आपकी, मान लीजिए करंट 10 एम्पियर आई मान लिया हमने, तो जो आई है, आई लैग्स वी बाई 30 डिग्री, ये दे रखा है। करंट आपकी वोल्टेज से 30 डिग्री लैग कर रही है, यानी ये अगर वोल्टेज आपका इधर है तो आपकी करंट कुछ इधर है, करंट लैग कर रही है वोल्टेज से। तो वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल होता है वही तो पावर फैक्टर एंगल होता है। वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल होता है वही तो पावर फैक्टर एंगल होता है। यानी आपको थीटा पता है। आपसे पूछा रेजिस्टेंस क्या होगा और रिएक्टेंस क्या होगा, बताइए आप लोग सॉल्व करके इसको। एवरीवन, नीलम कुमारी, दिख रहा है आपका कमेंट? दो सब्जेक्ट विल बी लाइव। बताओ इसका आंसर। स्वरूप ने आंसर दिया रेजिस्टेंस 5 और रिएक्टेंस 0.866। ये स्वरूप ने आंसर दिया है। बाकी लोग बताओ। अच्छा बी होगा स्वरूप का, ओके। और देखो, इसको दो तीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम। जो पहला मेथड है उससे हम सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट मेथड, आपको सप्लाई वोल्टेज का मैग्नीट्यूड पता है, आरएमएस वैल्यू, जाने वाली करंट पता है, तो क्या हम इंपीडेंस का मैग्नीट्यूड नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। अगर हम इंपीडेंस का मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो इंपीडेंस क्या होगा? सप्लाई वोल्टेज वी अपान जो करंट आ रही है। इंपीडेंस का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। वोल्टेज कितना है? 100, करंट कितनी है? 10। वोल्टेज 100 है, करंट 10 है, इंपीडेंस आपका 10 ओम आ गया। ये आ गया जेड, इंपीडेंस का मैग्नीट्यूड। लेकिन आपसे क्या पूछा है? रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस। ठीक, कोई बात नहीं। अच्छा, पावर फैक्टर एंगल हमको पता है कितना है? 30 डिग्री। आपको एक फार्मूला पता है ना, पावर फैक्टर कॉस थीटा, इसका फार्मूला पता है आपको? आर अपान जेड। आर अपान जेड। आपको एक्स निकालना है, या तो आप इस फार्मूले से लगा दो, चाहिए ट्रायंगल फिर से बना लो। ये आर होता है, ये एक्स एल होता है, और ये जेड होता है, और ये एंगल होता है थीटा। ये आर रेजिस्टेंस, एक्सएल, जेड, थीटा क्या है? पावर फैक्टर एंगल, वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल। आपको जेड पता है, आपको थीटा, थीटा पता है, हाँ 60 डिग्री, 30 है, थीटा 30 डिग्री है। ये थीटा पता है और जेड पता है, थीटा पता है और जेड। आर और एक्सएल निकालना है, तो आर और एक्सएल
तो एक तो आप ये लिख दो, टेन थीटा वाला फार्मूला लगाओ। एक एक एक्सेल भी चाहिए और आर भी चाहिए। तो हाँ, एक तो कॉस थीटा लगा दो। यहाँ पे कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा होता है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, दिस इज आधार, दिस इज कर्ण। कॉस थीटा इज बेस अपन हाइपोटेन्यूज, बेस अपन हाइपोटेन्यूज आर अपन जेड। ये तो आप रटे ही रखे हो कि पावर फैक्टर होता है रेजिस्टेंस अपन इम्पिडेंस। पावर फैक्टर होता है रेजिस्टेंस अपन इम्पिडेंस। तो थीटा कितना है? 30 डिग्री, तो कॉस 30। आर को आर ही रहने दो, जेड की जगह पे क्या लिख दो? 10। तो यहाँ से आर कितना हो जाएगा? 10 इंटू कॉस 30। 10 इंटू कॉस 30 कितना होता है? कॉस 30 होता है √3/2। और इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो 0.866 होती है। √3/2 की वैल्यू ये तो होती है, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8.66 ओम आ जाएगा। √3/2 रेजिस्टेंस आ गया 8.66 रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस 8.66 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? नो। अब रेजिस्टेंस आ गया, अब आपको क्या निकालना है? अब आपको रिएक्टेंस निकालना है। रेजिस्टेंस आपको मिल गया, आपको रिएक्टेंस निकालना है। तो आप इस ट्रायंगल की मदद से आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, ट्रायंगल की मदद से। बोलो। इस ट्रायंगल की मदद से आप tan 30 निकाल सकते हो। तो निकाल दीजिए। आर मिल गया, जेड पता ही है हमको, ये आर आया है। अब हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए एक्स। तो आपको जेड पता है, आपको एक्स तो आर भी पता चल गया। एक्सेल और जेड में कोई रिलेशन लगाओ, एक्सेल और जेड में। खैर आर ही पता चल गया तो कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो तो इसमें लंब बटे आधार tan थीटा, ये फार्मूला लगा सकते हो। आर पता चल गया, हाँ ये भी कर सकते हैं, कर लो। या हाँ यही कर लो। आर एक्सेल चाहिए ना, लंब ले ही आना है। तो साइन थीटा आप लगा सकते हो, आप चाहो तो साइन थीटा भी लगा लो। यहाँ पे अगर साइन थीटा लगाते हो आप, तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। इस थीटा के लिए लंब है और एक कर्ण है, ये लंब है ये कर्ण है। दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज। इस थीटा साइन थीटा के लिए दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो लंब कितना हो गया? एक्सेल, और कर्ण कितना हो गया? जेड। ये तो होगा। साइन थीटा साइन 30 रखो, एक्सेल यही निकालना है, और जेड, जेड की वैल्यू 10 है। साइन 30 कितना होता है? 1/2 एक्सेल अपॉन 10। 2 एक्सेल हो गया 10, तो एक्सेल हो गया 5। आप ऐसे निकाल सकते हो। आप tan थीटा लगा के भी निकाल सकते हो, जैसे साइन थीटा हमने लगाया है, ऐसे नहीं कि आप tan थीटा लगा के नहीं निकाल सकते थे। tan थीटा कैसे निकालते? tan थीटा होता है लंब बटे आधार। tan क्या होता है? लंब बटे आधार। दिस इज लंब, दिस इज आधार। tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये होता है एक्सेल अपॉन आर। तो tan 30 एक्सेल की वैल्यू निकालनी होती, आर की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 8.66। यहां से एक्सेल क्या होता? इसकी वैल्यू 8.66 की ना, √3/2 ही रहने दो। नहीं, चलो एक्सेल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा tan 30 इंटू 8.66। तो tan 30 कितना होता है? 1/√3। और cos 30 और वेट 8.66 है आपका। ठीक है, 8.66 इसको लिख दो। अब इसको सॉल्व कर लोगे आप, तो आपकी वैल्यू एक्सेल की आ जाएगी 5। यहां से भी आप कर सकते हो।
यहां से भी आप पुट कर सकते हो। एट पॉइंट सिक्स को 1.732 से डिवाइड करोगे, √3 की वैल्यू 1.732 होती है, √3 की वैल्यू 1.732 होती है, इससे डिवाइड करोगे इसको तो 5 ही आएगा। आप सॉल्व करके देखना, ऐसे भी कर सकते हो। वैसे ये कैलकुलेशन थोड़ी आसान है, ये थोड़ी मुश्किल लग रही है, तो मैं मुश्किल वाली हटा देता हूं, आसान वाली छोड़ देता हूं। एक तरीका तो ये है, फर्स्ट मेथड, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस निकालेगा। रेजिस्टेंस 8.66 आ गया, रेजिस्टेंस पहले निकालना है, रिएक्टेंस बाद में। 8.66 एंड 5 ओम, ए ऑप्शन। क्लियर? ए। अच्छा, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? सेकंड मेथड, सेकंड मेथड आइए सॉल्व करते हैं। आपका जो वोल्टेज है वो कितना है? 100 वोल्ट, और करंट क्या है? 10 एम्पियर। करंट लैग कर रही है वोल्टेज से। करंट क्या कर रही है? लैग कर रही है वोल्टेज से। तो अगर हम इसको पोलर फॉर्म में लिखना चाहें, वोल्टेज 100 वोल्ट है, तो वोल्टेज को ऐसे मान लो, V को 100 है, इसको रेफरेंस मान लिया, तो ऐसे एंगल 0 डिग्री लिख दिया, क्योंकि रेफरेंस मान लिया हमने इसको, एंगल 0 डिग्री। करंट क्या? मैग्नीट्यूड 10 एम्पियर, लेकिन करंट क्या कर रही है? वोल्टेज से लैग कर रही है। कितना? 30 डिग्री। करंट लैग कर रही है वोल्टेज से, तो यहां क्या लिख दो? आई। आई की वैल्यू कितनी लिख दोगे? 10। करंट कितनी है? 10, तो करंट को आपने 10 लिख दिया। लेकिन जो आपकी करंट है वो वोल्टेज से लैग कर रही है। क्या कर रही है? लैग। तो आप अगर पोलर फॉर्म में लिख रहे हो तो इसका एंगल कितना लिखोगे? करंट का 30, लेकिन लैग कर रही है इसलिए -30। ऐसे भी लिख सकते हो आप कि अगर वोल्टेज का एंगल 0 डिग्री है तो करंट का एंगल -30। इससे पता चल रहा है कि जो करंट है वो वोल्टेज से 30 डिग्री लैग कर रही है। माइनस का मतलब लैग। और अगर एक करंट वोल्टेज से लीड कर रही होती 30 डिग्री, तो यहां +30 लिखते। अगर करंट वोल्टेज से लीड कर रही होती तो यहां 30 लिखते और प्लस लिखते, मगर करंट लैग कर रही है वोल्टेज से, तो -30 लिख दिया। ये हमने वोल्टेज और करंट को पोलर फॉर्म में इस तरीके से लिख दिया। पोलर फॉर्म में वोल्टेज ऐसे, करंट ऐसे। अब आप इंपीडेंस को कैसे लिख सकते हो? इंपीडेंस होता है जेड। पूरा इंपीडेंस हम मैग्नीट्यूड और एंगल एक साथ लिखना चाह रहे हैं। इंपीडेंस होता है V/I। तो V कितना है? 100, एंगल 0 डिग्री, और I कितना है? 10 एंगल -30 डिग्री। यहां से जेड क्या हो जाएगा? 100/10। ये जेड मैग्नीट्यूड तो जेड का 10 आ गया, ठीक है। ये एंगल 0, एंगल -30, -30 ऊपर जाएगा +30 हो जाएगा। एंगल क्या होगा? माइनस से ऊपर गए, नीचे माइनस ऊपर प्लस, +30 डिग्री। एंगल +30 हो गया, +30 30 लिख दो, ये 30 डिग्री। 10 एंगल 30 डिग्री, ये जेड हो गया। अब आपको पता है एंगल थीटा को क्या लिखते हो? आपको पता है कहीं पे एंगल थीटा होता है, तो आप लिखते हो ना उसको cos थीटा प्लस j sin थीटा। लिखते हो कि नहीं लिखते हो? तो लिखो एंगल 30 को, एंगल 30 को लिखो cos थीटा, ये हो गया 10 cos थीटा प्लस j sin थीटा। तो जेड कितना हो गया? 10 cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। √3/2 को सॉल्व करोगे तो 0.866 आएगा, प्लस जे sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। 1/2 को सॉल्व करोगे 0.5 आएगा। 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से मल्टीप्लाई करोगे 8.66, प्लस यहां मल्टीप्लाई करोगे 5j, ये आ जाएगा जेड। जो जेड की इक्वेशन आई है, आपको पता है जेड का जो रियल पार्ट होता है वो रेजिस्टेंस होता है, और जो जेड का इमेजिनरी पार्ट होता है वो रिएक्टेंस होता है। इमेजिनरी पार्ट होता है, जो रियल पार्ट होता है इंपेडेंस का, ये वो होगा रेजिस्टेंस, और जो इंपेडेंस का इमेजिनरी पार्ट होता है ये होगा रिएक्टेंस। तो यहां से देख के हमने पता कर लिया कि रेजिस्टेंस कितना होगा और रिएक्टेंस कितना होगा। रियल पार्ट इसका जो है वो 8.66 है, ये हो गया रेजिस्टेंस 8.66 ओम, और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो है 5 ओम, रिएक्टेंस हो गया। ठीक, ये मेथड ये भी है। क्लियर है? दोनों मेथड आपके सामने हैं।
बताइए, यहां पे हमने क्या किया कि जेड का मैग्नीट्यूड तो निकाला, साथ साथ उसका एंगल भी निकाला, पावर फैक्टर एंगल भी निकालने की कोशिश की, वहां से जेड एक साथ हमारा आ गया। यहां जो हमने जेड निकाला है वी अपन आई, यहां केवल मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं हमने, यहां वोल्टेज का मैग्नीट्यूड लिख दिया, करंट का मैग्नीट्यूड लिख दिया, एंगल लिखा है क्या किसी का? नहीं। जब एंगल नहीं लिखा तो जेड का भी केवल मैग्नीट्यूड ही आएगा। यहाँ वोल्टेज का करंट का केवल मैग्नीट्यूड लिखा तो जेड का मैग्नीट्यूड ही आएगा, एंगल का पता नहीं चल पा रहा है। यहां हमने एंगल के साथ लिखा तो पूरा जेड भी पूरा का पूरा आ जाएगा। ठीक, इस सवाल का आंसर आपको सबको समझ में आ गया होगा कि ऐसे सवाल आएंगे तो आप कैसे प्रोसीड करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट ये है, व्हाट इज द इनपुट इंपेडेंस ऑफ द सर्किट इफ द सर्किट ऑपरेट्स एट ओमेगा इज 50 रेडियन पर सेकेंड। जो ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय आवृत्ति 50 रेडियन पर सेकेंड है, तो आपको इस सर्किट का इंपेडेंस निकालना है। ये कैपेसिटर है, ये इंडक्टर है, रेजिस्टर, रेजिस्टर, कैपेसिटर, इसका पूरे का इंपेडेंस बता देना है। अगर ओमेगा 50 रेडियन पर सेकेंड है तो निकालो, दिमाग चलाइए और इसका आंसर निकालिए। चलेगा स्वरूप, लगा सकते हो, बट आरटीएच में रियल पार्ट रखना केवल रेजिस्टेंस का। ठीक है, स्वरूप लगा सकते हो, वी स्क्वायर अपन वी फोर आरटीएच, उसमें आरटीएच का रियल पार्ट रखना, केवल आर रियल पार्ट, पूरा इंपेडेंस जेड मत लिख देना। ठीक है स्वरूप, निकालिए। आपको इंपेडेंस निकालना है इसका, पूरे सर्किट का। यानी आपको रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट दोनों दे रखा है, नहीं रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस ओवरऑल सर्किट का मिल गया आपको। करना क्या है, जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम अच्छे से नहीं पढ़े हो स्वरूप, तो कहां से होगा? याद है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम? पढ़े हो कि अच्छे से याद है कि नहीं है? एक बार नोट्स खोलना, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम देखना, एसी के लिए कैसे सॉल्व किया जाता है, फिर इस सवाल को करना। नहीं आएगा तो फिर दोबारा कोशिश करना, आ जाएगा। आपको भूल ही गया है कैसे सॉल्व करते हैं। इसका आंसर देखो कैसे सॉल्व करेंगे। What is input impedance of the circuit if circuit operates at omega is 50 रेडियन पर सेकेंड? आपको पता है एक इंडक्टर के लिए उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल क्या होता है? ये होता है ओमेगा इंटू एल, ये तो होता है। और एक कैपेसिटर के लिए उसका जो रिएक्टेंस होता है एक्ससी होता है 1/ओमेगा सी। ठीक, रेजिस्टेंस में तो जो वैल्यू है, जब भी आप इंडक्टर का रिएक्टेंस कहीं लिखते हो तो उसके साथ प्लस जे लिखते हो, और कैपेसिटर का रिएक्टेंस कहीं लिखते हो तो उसके साथ माइनस जे लिखते हो, ये पता है ना? कहीं पे जब इंडक्टर का रिएक्टेंस लिखते हैं तो उसके साथ माइनस जे, और कैपेसिटर का रिएक्टेंस लिखते हैं तो उसके साथ, इंडक्टर का रिएक्टेंस कहीं पे लिखते हैं तो उसके साथ प्लस जे लिखते हैं, और कैपेसिटर का जब रिएक्टेंस लिखते हैं, रिएक्टेंस, तो उसके साथ माइनस जे लिखते हैं। तो ये कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है 2 मिलीफैरेड, तो इसका एक्स सी क्या होगा? एक्स सी हो जाएगा इसके लिए 1/ओमेगा सी। ओमेगा कितना है? 50 रेडियन पर सेकेंड, तो ओमेगा है 50 रेडियन पर सेकेंड, और सी कितना? 2 मिली फैरड है। तो मिली फैरड को फैरड में बदलोगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, मिली फैरड को फैरड में बदलेंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्ससी इतना ओम में आ जाएगा। इसको सॉल्व करो जरा,
50 गुणे 2 कितना हो गया 100, 100 गुणे 10 घाती -3, 10 घाती -1 ऊपर जगह 10, एक्ससी 10 ओम आ गया, 10 ओम आ गया एक्ससी। इसका रिएक्टेंस आ गया 10 ओम। तो आप कैपेसिटर के साथ माइनस जे लगा दीजिए, क्या लगाइए माइनस जे, तो -10 जे ओम। ऐसे 10 मिली फैरेड है, 10 मिली फैरेड के लिए क्या होगा, एक्स सी क्या होगा 1/ओमेगा सी, ओमेगा कितना है 50 और सी कितना है इसके लिए 10 मिली फैरेड। 10 मिली फैरेड को फैरेड में बदलोगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे, कितना हो जाएगा 10 घाते -3 और 10 घाते 1, 10 घाते -2, 10 घाते -2 यानी 10 घाते +2, ऊपर हो गया 100 नीचे हो गया 50, 10 घाते -3, 10 घाते 1, 10 घाते -2 फिर 10 घाते +2 यानी ये 100/50 2, एक्स सी 2 हो गया। इसका रिएक्टेंस 2 आ गया, मगर ये कैपेसिटर है तो इसका क्या लगाओगे -2 जे, माइनस जे लगा दिया। ऐसे इस इंडक्टर का रिएक्टेंस निकालो, इंडक्टर का रिएक्टेंस इसका 0.2 हेनरी का, एक्सएल क्या होता है ओमेगा इंटू एल, ओमेगा कितना है 50, एल कितना है 0.2, 0 पॉइंट को खा गया बचा 5 गुणे 2 10, 10 ओम। तो आप इसके लिए लिख दीजिए 10 ओम है 10 जे ओम, प्लस 10 जे लगा देते हैं, इंडक्टर के साथ प्लस जे लगाते हैं, इसका रिएक्टेंस ये आ गया। बाकी ये रेजिस्टेंस है तीनों में, रेजिस्टेंस 8 ओम, इसमें कोई जे वे नहीं लगता, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप देखो ये जो हिस्सा है आपस में सीरीज में है कि नहीं, इसका इंपेडेंस कितना हो जाएगा, इसका इंपेडेंस हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में जुड़ जाएंगे 3 - 2 जे, ये दोनों भी आपस में सीरीज में है कि नहीं, ये दोनों सीरीज में जुड़ जाएंगे क्या हो जाएगा, ये 8 ओम है, ये 10 जे, 8 + 10 जे। अब ये पूरा 3 - 2 जे और ये पूरा 8 + 10 जे आपस में पैरेलल में है, ये और ये आपस में क्या है पैरेलल में, तो दिस पार्ट एंड दिस पार्ट आर पैरेलल टू ईच अदर। और जो भी इनका पैरेलल आएगा भाई, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपस में पैरेलल में है, इनको सॉल्व करने पर जो भी आएगा ये वो इस 2 माइक्रोफैराड के साथ क्या होगा सीरीज में होगा। तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपस में पैरेलल में है, और इनका जो पैरेलल आएगा वे पूरा वो इस 2 माइक्रोफैराड के साथ किस में होगा सीरीज में होगा। तो अगर आप इसको लिखना चाहो इसका इंपेडेंस, तो सबसे पहले तो इसका पैरेलल लिखो, तो जेड इक्विवेलेंट क्या होगा पैरेलल का लिखो, क्या होगा दिस इंटू दिस अपॉन दिस प्लस दिस, तो 3 - 2 जे इंटू 8 + 10 जे, Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 + Z2, 3 - 2 जे प्लस 8 + 10 जे, Z1 इंटू Z2, Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 + Z2 ये लिख दिया। और जो भी आएगा वो इसके साथ क्या होगा सीरीज में होगा। इसका इंपेडेंस कितना -10 जे, क्या -10 जे, तो -10 जे इसको जोड़ दो, -10 जे है, -10 जे को जोड़ा ही हमने बट माइनस में है तो माइनस ही रह गया वो। ये जेड हो गया 3 - 2 जे इंटू 8 + 10 जे, 3 - 2 जे 8 + 10 जे -10 जे, सॉल्व कर दीजिए आपको आंसर आ जाएगा। कितना होगा जेड हो गया 3 का 8 गुणा करो, 8 3 का 24, 3 का 10 में 30 जे, -2 जे का 8 में -16 जे, फिर -2 जे का 10 जे में, -2 जे का 10 जे में, तो प्लस माइनस माइनस 10 गुणे 2 20 जे का स्क्वायर जे स्क्वायर, 3 और 8 8 3 11 -2 जे प्लस 10 जे, तो ये हो गया आपका +8 जे, ये -10 जे, तो जे स्क्वायर -1 होता है, यहाँ लिख दो -1, -1 हो गया प्लस हो गया, ये आपका +20 हो गया। अब 24 + 20 44, 30 में से 16 निकल जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 14 जे, और नीचे हो गया 11 + 8 जे, ये -10 जे और है। इसको सॉल्व करिए जरा,
तो 44 प्लस 14J माइनस 10J, तो 11 माइनस 10 तो 110J, 8 प्लस माइनस माइनस 10 8 80J² अपन 11 प्लस 8J। ये मतलब क्रॉस मल्टी एक तरीके से एलसीएम ले लिया हमने और कुछ नहीं। 11 प्लस 8J, इससे इसको भाग दिया, एक आ गया, यहाँ किया तो इतना आ गया, इससे इसमें भाग दिया, 11 प्लस 8J, 11 प्लस 8J से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 11 में माइनस 10 किया तो माइनस 110J, 8J का इसमें किया तो प्लस माइनस माइनस 10 8 80J²। ठीक, अब कैलकुलेशन देख लो, फिर यहाँ से जेड आपका हो जाएगा, ये J² -1 होता है, क्या होता है -1, तो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, तो 44 प्लस 80, 14J और 110J, 110 में से 14 निकाल दो कितना बचेगा 100 और फिर 4 96 माइनस 96J, नीचे 11 प्लस 8J, यहां से जेड हो गया आपका 44 और 80 कितना हो गया 20 और 100 124 माइनस 96J अपान 11 प्लस 8J, ये आ गया जेड। लेकिन हमारा जो ऑप्शन है वो कुछ इस रूप में है, तो क्या करिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो आप, जेड क्या होगा 124 माइनस 96J, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 11 प्लस 8J का 11 माइनस 8J, क्या होगा 11 माइनस 8J, 11 माइनस 8J ऊपर भी किया और 11 प्लस 8J नीचे था, 11 माइनस 8J नीचे हो गया, यानी 11 माइनस 8J इसका कॉन्जुगेट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो जेड कितना आएगा 124 गुणे 11, ये हो जाएगा आपका 124 गुणे 11 1364, फिर 124 माइनस 8, 124 इंटू 8 माइनस 7 माइनस 992, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कहीं और बताना चेक करके, फिर माइनस 96 इंटू 11, तो ये हो जाएगा माइनस 1056 और फिर माइनस 96J माइनस 8J, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और फिर J² माइनस, यानी माइनस 96 इंटू 8 768 अपान A प्लस बी ए माइनस A² माइनस B², 11 का स्क्वायर 121 माइनस 8J का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 और J² -1 माइनस माइनस प्लस, जेड होगा 1364 और 1364 माइनस 992, माइनस 992 नहीं, माइनस 1056 माइनस 768, ये हो गया माइनस 460 और ये माइनस 992J और 121 प्लस 64 185, इससे जरा डिवाइड कर देंगे आप, 460 डिवाइड बाई 185 2.48 माइनस के साथ ये, और फिर यहाँ भी माइनस ही आएगा 992 डिवाइड बाई 185 5.36J, ये आया निकल के। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बताना, ऑप्शन मैच कर रहा है 2.48 5.36, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं है तो बताओ, देख के बताओ चेक करके, करना ऐसे जैसे मैंने किया है। हमने किया जैसे करना वैसे, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी तो हुई होगी, आप बताइए सॉल्व करके।
3 - 2j इंटू 8 + 10j। ठीक, (8 + 10j 3 - 2j -10j। यही है कहने का मतलब, जो जेड की वैल्यू है इसे ही सॉल्व करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसको इसमें जोड़ना है, -10j को सॉल्व करते हुए आप लेकर के आएंगे। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक शायद मैंने की होगी, नहीं की होगी, जो ऑप्शन आया, जो आंसर आया वही सही है। आपका प्रोसीजर ये है, ये लाइन यहां तक तो आपका कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, उसके बाद मैथमेटिक्स एक तरीके से आ जाती है। तो समझ में आई कहानी। हमने सबसे पहले क्या किया, कैपेसिटर के लिए इसका रिएक्टेंस निकाला और -j लगाया, इंडक्टर के लिए इसका रिएक्टेंस लिखाया +j लगाया, कैपेसिटर के लिए इसका रिएक्टेंस लगाया -j लगाया। अब ये दोनों सीरीज में थे जोड़ दिया, ये दोनों सीरीज में थे जोड़ दिया। अब ये और ये पैरेलल में थे तो दिस इंटू दिस अपन दिस प्लस दिस कर दिया, और जो भी आया उसके साथ सीरीज में थे ना जोड़ दिया। जोड़ा मतलब -10 जोड़ने का तो माइनस ही हो गया। यही कहानी है, हमने ये किया उसके बाद सॉल्व कर दिया। एक बार चेक कर लेते हैं, आप देख लो। 24 माइनस 10 × 30 8 × 16j 10 × 20 माइनस j² माइनस प्लस, तो 8 3 11 + 10j - 2j + 8j। उसके बाद आपका है 44, 24 और 20, 44 30 में से 16 चला गया आपका 14 + 14j 11 + -10j 44 + 14j, तो ये हो गया आपका 11 × 110 और 8 × 80 -80 j² -1 प्लस हो गया, तो 80 और 44 124। अच्छा 80 और 44 हो गया 124, और 110 में से 14 निकल गया, तो 110 में से 10 गया 100, 4 और गया 96 -96j अपन 11 + 8j। ये उसके बाद हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया 124 -96j अपन 11 + 8j 11 - 8j 11 - 8j। ठीक है, तो 124 × 11 1364, फिर 124 × 8 माइनस के साथ 992, फिर 96 × 11 1056 माइनस के साथ, फिर माइनस माइनस प्लस 96 × 8 768 माइनस माइनस प्लस, और जे और जे² माइनस। ठीक, 11 + 8j 11 - 8j, तो a² - b² तो 121, 8 के स्क्वायर 64 माइनस जे² -1 तो a² प्लस 1364 में से 1056 घटेगा, फिर 768 घटेगा -460 और 992j माइनस के साथ। ठीक है, यहाँ j लिखना भूल गए हम लोग, यहाँ j आएगा ना, दिस इंटू दिस j, ये तो सही, दिस दिस इंटू दिस ये आ गया, दिस इंटू दिस ये आ गया। 96j × 11 में ये हुआ 1056 आया, यहाँ j भी तो आएगा। एक 96j को 11 में मल्टीप्लाई करो, 96 × 11 1056 आया, और जे भी था, यहाँ जे लिखना भूल गए थे हम, जे आएगा प्लस माइनस माइनस के साथ। ठीक, फिर माइनस माइनस प्लस, और फिर जे² तो 96 × 8
768 माइनस के साथ, माइनस माइनस प्लस जे स्क्वायर माइनस प्लस हो गया, जे स्क्वायर माइनस हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जरा सॉल्व करिए। ये हो गया आपका जेड 1364 और माइनस 768 596। ठीक, और ये 992 और 1056 जे में दोनों है, तो 1056 और 992 2048 माइनस के साथ जे के साथ अपन 121 प्लस 64 185, इससे डिवाइड करिए आप जरा, तो 596 डिवाइड बाई 185 3.22 माइनस 2048 डिवाइड बाई 185 11.07, ये आया है जेड 3.22, हाँ माइनस जे 11.07, जे भी आएगा, जे आएगा, जे छोड़ दिया तो जे, इसको इससे डिवाइड किया 3.22, इसको इससे डिवाइड किया तो 11.07, जे आएगा। तो जेड की वैल्यू आ गई 3.22 माइनस 11.07 जे, ये आई है बी ऑप्शन। कैलकुलेशन है थोड़ी सी, बट फिर भी प्रोसीजर कैसे सॉल्व करना है आप देख सकते हो। पिछली बार हमने सॉल्व किया था तो यहाँ जे लिखना भूल गए थे, जे लिखने से सारी कहानी गड़बड़ हो गई, क्योंकि फिर हमने 1056 को इसमें से घटाना शुरू कर दिया। आप जे लिख दो ध्यान से, बस बाकी सॉल्व कर लो। कैलकुलेशन थोड़ी सी है, ऐसे सवाल एग्जाम में आए तो आप लास्ट में अटेम्प्ट करना जब टाइम बचा रहे तब। शुरू में ऐसे सवाल में मत उलझना आप, क्योंकि शुरू में उलझोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और टाइम लगने के बाद भी अगर कहीं आंसर नहीं आया तो फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, तो बाकी अगले सवाल आपको प्रभावित करने लगेंगे कि आपने 5-7 मिनट बर्बाद कर दिया। तो जैसा कोई ट्विस्ट वाला सवाल दिखे तो आप उसको लास्ट के लिए छोड़ दिया करो, और कोई सवाल ट्विस्ट वाला है या आसान है वो पता कैसे चलेगा, जब आप पहले बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाओगे तब। ठीक है, तो ये थी कुछ सवालों का डिस्कशन जो हमने किया। आपके एसी के सवाल हैं ये, और एसी के जब पूरे कॉन्सेप्ट आप पढ़ लोगे तो आप सवाल एसी के कर ले जाओगे। ठीक है, तो आज की कहानी यहीं तक, बाकी की कहानी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाकी अगर आपको बैच जेई का ज्वाइन करना है तो आप करियर वे लैब पे बैच ज्वाइन कर सकते हो। आपके सामने जो नंबर दिख रहा है उस नंबर पे फोन करके या मैसेज करके आपकी क्वेरी है तो पूछ सकते हो। ठीक है।